I welcome you all, and in this video we are going to learn largest unit of English language, that is sentences। तो इस वीडियो में हम sentences के बारे में जानेंगे। लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट हैं और ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं तब जाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। यह भी जान लीजिए कि जब दो लोग किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। बिना सेंटेंसेस के यूज़ के हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और हर लैंग्वेज का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू। अब जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। अब अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज का एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, राम स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और जाता है एक क्रिया है यानी कि वर्ब है। अब इसी सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, राम गोज़ टू स्कूल। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब जब आप दोनों ही लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद वर्ब आता है, और जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आगे जब भी कभी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है और इंग्लिश में वही ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में लगता है। यहाँ पर आप एक मिनट रुक कर ज़रूर ये चीज़ सोचिए कि हमारी रियल लाइफ में हम कितने तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं बातचीत में। सबसे पहले तो हम कोई पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैं स्कूल जाऊँगा या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। हम लोगों से सवाल भी पूछते हैं, जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे या स्कूल कब जाओगे। हम लोगों को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे जाओ, गो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। या फिर हम लोगों को दिवाली दशहरे पे बधाइयाँ देते हैं, जैसे कि इस दिवाली आपके घर लक्ष्मी आए, मे दिस दिवाली ब्रिंग यू प्रॉस्पेरिटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। या फिर हम सरप्राइज होते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ बॉय। सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इटसेल्फ, कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड। सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा समूह होता है जो कि अपने आप में कंप्लीट होता है। सेंटेंस हाँ या फिर ना का यूज़ करके एक स्टेटमेंट देता है। सेंटेंस क्वेश्चंस पूछता है। सेंटेंस आश्चर्य का बोध कराता है। सेंटेंस ऑर्डर या फिर एडवाइस को एक्सप्रेस करता है और यह ब्लेसिंग्स देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जब तक वर्ड्स को हम सही ऑर्डर में यानी कि स्ट्रक्चर्स में नहीं पुट करेंगे तब तक हमारा सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब तभी निकलेगा जब हम इन पांचों तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में बैठा लें और फिर उनसे हम सेंटेंस बनाएं। लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते समय पर असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक ग्रुप में रख के पढ़िए और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को एक ग्रुप में रख के पढ़िए, क्योंकि इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए आपको बहुत मुश्किल से एक एक या दो दो स्ट्रक्चर से याद करने पड़ेंगे।
जबकि असर्टिव और इंट्रोगेटिव के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना होगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाएँ और लोगों से सही तरीके से सवाल जवाब कर पाएँ। मेरी ये टिप ज़रूर याद रखिए। अब बात करता हूँ असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट और इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस को पढ़ते समय पर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो असर्टिव सेंटेंस को और निगेटिव सेंटेंस को अलग अलग समझते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है सिंपल सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। When we need to give some facts or to describe events or things whether negative or positive, यानी कि जब हमें किसी तथ्य को दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अब यह घटना किसी इवेंट को बताती है, डिस्क्राइब करती है। अब चाहे वो घटना अफर्मेटिव हो मतलब स्वीकारात्मक हो या फिर निगेटिव हो नकारात्मक हो, हम असर्टिव सेंटेंस का ही यूज़ करेंगे। और आइए इनका सिंपल और निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर में जो वर्ब है वो अपने साथ टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो एक हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी। कहीं पर वो अपने साथ इज़ ले लेगी, कहीं पर वॉज ले लेगी, कहीं पर विल ले लेगी, कहीं पर हैज़, हैव, इस तरह से। दूसरी चीज़, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी टेंस और टाइम के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करती रहेगी। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो वर्ब अपने साथ आईएनजी को ऐड कर लेगी। अगर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो वर्ब थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम मोडाल वर्ब्स का भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं और आप ये स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस के अंदर आने वाला, वो होता है निगेटिव सेंटेंस और नो स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं। अब अगर मुझे किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है तो मैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दूंगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में मैं नॉट लगा दूंगा। अब दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दो वर्ड्स की होती हैं, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, शुड हैव, कुड हैव। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमें ऐसे सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है जिसकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, तब निगेटिव में चेंज करते समय इन दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट आ जाएगा। जैसे कि हैज़ बीन का हो जाएगा हैज़ नॉट बीन, शुड हैव का हो जाएगा शुड नॉट हैव। और आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। थर्ड मेन थिंग आपको याद रखना है निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, वो ये है कि हम बिना नॉट का यूज किए भी हम सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि नेवर, हार्डली, सेल्डम, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता हूँ। अब इस सेंटेंस में मैंने नहीं का यूज़ किया है तो इसको ट्रांसलेट करता हूँ मैं बिना नॉट का यूज़ किए हुए। आई हार्डली गो देयर। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सो इस तरह से बिना नॉट का यूज़ किए भी आप सेंटेंसेस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। लेट्स हैव सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट
टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, उसका रीज़न ये बताना चाहूँगा कि जब आप सोचेंगे 1 मिनट रुक कर कि क्या बिना किसी सवाल के, बिना किसी से क्वेश्चन पूछे हुए क्या कोई बातचीत कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं माइंड में, तब तक हम जिससे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो जा चुका होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप वीडियो का ये पार्ट बहुत ही ध्यान से देखिए। सो लेट्स डिफाइन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence. It ends with a mark of interrogation. जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है, तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट काइंड यस नो क्वेश्चंस, सेकंड काइंड WH क्वेश्चंस। सो लेट्स नो मोर अबाउट यस नो क्वेश्चंस। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनको हम यस नो क्वेश्चंस क्यों बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस या फिर नो में, मतलब हाँ या ना में दे सकते हैं, उनको हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। हिंदी में एग्जांपल्स ले रहा हूँ। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या यह तुम्हारा पेन है? क्या तुम्हारे पिताजी बैंक मैनेजर हैं? तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को, अब आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि तीनों ही सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। और हिंदी का ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है उसे हम यस नो स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और ऐसा सेंटेंस हमेशा और हमेशा सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से ही स्टार्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि ये यस नो क्वेश्चंस है और ये हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। तो आइए यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। क्या यह तुम्हारा पेन है? अब ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है? प्रेजेंट टाइम का है। इज दैट योर पेन क्या लगा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब मैंने सबसे पहले रख दी। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में सकते हो लगे हो, मतलब कैन से स्टार्ट होगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश? सेकेंड काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव्स इज WH क्वेश्चंस। और इनको WH क्वेश्चंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी वर्ड्स या तो W से या तो H से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स बनाए गए हैं। आइए पहले इनको देख लेते हैं। व्हाट क्या, कौन सा, हु कौन, किसको, हुम किसको किनको, हुज किसका, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे। ये 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इन्हीं 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स से कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे कि हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ ऑफन कब कब, कितनी बार। तो आइए WH का पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। WH का पहला स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और स्ट्रक्चर को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखने के लिए इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि यस नो स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ठीक उसके पहले WH वर्ड को ऐड कर देना है। अब एग्जाम्पल देने से पहले 1-2 कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो लोग बोलते हैं वेयर यू आर गोइंग।
wrong. तुम क्या कर रहे हो? What you are doing. Wrong. अब ये दोनों ही सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो WH वर्ड के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया गया है, जबकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि WH वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब आइए कुछ करेक्ट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इस WH इंट्रोगेटिव्स के। उन्होंने क्या खाया। अब इस सेंटेंस में क्या बीच में लगा हुआ है, इसलिए ये WH इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस को लास्ट में देखा, पास्ट इंडेफिनिट, WH वर्ड है इसका क्या, स्ट्रक्चर में पुट किया, व्हाट डिड दे ईट। तुम कौन सा पेपर पढ़ते हो? व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड। तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। आइए इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इम्परेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड थिंग, इम्परेटिव सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी यू को सब्जेक्ट मानकर चला जाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस लेट से भी स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस या फिर कोई प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त करना हो, तब हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आवाज़ बढ़ा दो, टर्न द वॉल्यूम अप। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। और इम्परेटिव सेंटेंसेस के प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो डोंट से स्टार्ट होते हैं। डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उन तारों को हाथ मत लगाओ, डोंट टच दोज वायर्स। घास पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द ग्रास। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस लेट से भी स्टार्ट होते हैं, तो आइए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आप मी, हिम, देम, अस, इन सभी नॉमिनेटिव केसेस का यूज़ कर सकते हैं। टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड। बच्चे को सोने दो, लेट द चाइल्ड स्लीप। और इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव बनाने के लिए आप इसके पहले डोंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे बाहर मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो आउटसाइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। First, let's define it. When we need to express a wish, prayer, curse to someone, we use optative sentences. जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, प्रार्थना, बद्दुआ व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कई प्रकार से बनाया जा सकता है, बट यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें मे का यूज़ होता है, वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। जी हाँ, जब भी कोई सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है, तब आपको समझ जाना है कि इस सेंटेंस में प्रेयर, विश, कर्स ऐसा ही कोई भाव एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ही लगाना है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। सफलता तुम्हारे चरण चूमे, मे सक्सेस किस योर फीट। वह बिल्डिंग ढह जाए, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स। Fifth and last kind of sentences is exclamatory sentences.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये या तो हाउ से या फिर व्हाट से स्टार्ट होंगे और हमेशा इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा। लेट्स डिफाइन इट। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, sorrow, joy, anger, regret, contempt, hatred, etc. We use exclamatory sentences। मतलब कि जब हमें आश्चर्य, दुख, हर्ष, क्रोध, पश्चाताप, घृणा, दुश्मनी इन सब के भाव को एक्सप्रेस करना हो तब हम exclamatory sentences का यूज़ करते हैं। Let's have its structure। how plus adjective और what plus adjective plus noun। Let's have some examples। what a boy, surprise। how beautiful, joy। how careful you are, what a tragic end, regret। how dare you। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप एटलीस्ट इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के सेंटेंस बना पाएंगे। और असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको टेंस और मतलब ग्रामर को पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।